जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। ये देखिए कितनी जबरदस्त कोट बोली गई है कि आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्कड फॉर इट। हम क्या करते हैं, हम सपने में खो जाते हैं। हमें अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो हम सपने में खो जाएंगे कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद मुझे ये पावर मिल जाएगी, मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं ये कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे, मेरे साथ बॉडीगार्ड घूमेंगे। गाड़ी से अगर आप उतर रहे हो तो जब मैं आईएएस बन जाऊंगा तो फिर गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए भी कोई ना कोई रहेगा। ये हम सपनों में खो जाते हैं। और फिर क्या होता है, अगर वो पूरा नहीं हो पाया तो फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन रेदर देन दैट, अगर हम जो चीज वो बनने के लिए लगती है उसका अगर कोशिश करें, उसके पीछे अगर लगे, तो फिर हम वो अचीव जरूर कर सकते हैं। और अगर इन केस वो अचीव नहीं हो पाया तो हम ये सोचेंगे कि अब अगले अटेम्प्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, अगले अटेम्प्ट में कौन सी स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो यहां हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हम तो सिर्फ सपने में खोए हुए हैं कि मैं वो कर लेंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इसीलिए जरूरी यह है कि जब हम सपना देख रहे हैं तो सपना पूरा करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी हमें अपनाना है, वो ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए उसके पीछे काम करना जरूरी होता है, ना कि उसके बारे में सिर्फ सोचते रहना। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा प्रमोशन भी हो जाए। तो एमएम एकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड आप कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। जब आप गूगल करोगे तो आपको एमएम एकेडमी ऐप दिखाई देगा। डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और काफी सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे जो कि मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं। और मैं आपको क्वालिटी के मामले में पूरी गारंटी दे सकता हूँ, हाईएस्ट क्वालिटी है। अलग अलग सोर्सेस से रेफर करके कोर्सेज बनाए जा रहे हैं और इसीलिए जो कोर्सेस है वो सेल्फ सफिशिएंट है। आपको और कोई सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए काफी सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल है, काफी सारे कोर्सेज चल रहे हैं, काफी सारे कोर्सेज आने वाले हैं। तो मजा आ जाएगा आपको। तो इसलिए आप डाउनलोड जरूर कीजिए। आपको पीडीएफ भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी, नो एक्टिव प्लान नजर आएगा। और फिर उसके बाद आपको प्लान जो है वो सिलेक्ट करना है और काफी सारे ऑप्शन है। तो मजा आ जाएगा आपको। एक बार डाउनलोड कीजिए, डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वो देखिए। उसके बाद क्वालिटी आप खुद डिसाइड कीजिए। और फिर देखिए, काफी लोग ऐसे ही बोलते हैं कि एक ही इंसान सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है। ये मतलब कैसा सवाल है? ये तो अपने आप में अगर क्वालिटी है तो फिर कोई भी कितने भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें फर्क क्या पड़ रहा है? आप क्वालिटी देखिए ना। आप एक ही इंसान पढ़ा रहा है उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? रेदर देन ये तो काफी अच्छी चीज होती है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आपकी मेरे साथ अगर ट्यूनिंग जम गई है, आपको अगर मेरे जो शब्द है वो समझ में आ रहे हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो फिर और आसान हो जाता है समझना, रादर देन अलग अलग टीचर्स के साथ ट्यूनिंग जमाना। तो ये तो एक काफी अच्छी चीज होती है। तो ऐसे खोखले पता नहीं क्या है। चलो, तो यहाँ पर आज हम 24 जुलाई जो है उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजा आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे फिर से थोड़ा खुद की पब्लिसिटी, तो यहाँ पर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पर क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो यार? मतलब मैंने इंस्टाग्राम पर कल ही जो आस्क मी एनीथिंग लिया, तो मतलब आपने तो लाइन ही लगा दी एकदम। मतलब उससे पता चलता है आप कितना प्यार करते हो मेरे से, कमाल है। तो यहाँ पर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पर हम आते हैं मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर। तो मैप बेस्ड एक्सरसाइज जब हम देखते हैं तो आपको ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है ये बताना है। मतलब क्या है कि आपको प्लेस बताना है जहां पर 7 जो पगोडाज है वो लोकेटेड है। तो क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, यहीं पर पॉज कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। चलो, तो यहाँ पर हम कुछ वर्ड जो है वो भी देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर वर्ड आता है फैटियस। फैटियस का मतलब क्या होता है कि मूर्ख, ठीक है। मूर्ख या विशेष रूप से आत्मा संतुष्ट तरीके से। वाह, ये मतलब कोई एक रिलीजियस कोट लगता है। तो यहाँ पर सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन द अर्बन मिथ दैट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बिग सिटी ट्रांजिट सब्सिडीज आर नीडेड टू हेल्प द पुअर एंड माइनॉरिटी इज फ्यूटियस। तो ये हमें देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर है नियोफाइट। नियोफाइट मतलब होता है न्यू कन्वर्ट, मतलब एक नया रूपांतर, नए में रूपांतर हो रहा है। तो मतलब ऐसा होता है ना कि जब से उसकी जिंदगी में लड़की आई है उसका नियोफाइट हो गया है। उसका रूपांतर हो गया है। तो दिस माउंटेन स्लोप कंटेस्ट स्लाइड दैट विल चैलेंज एनीवन आइदर एक्सपर्ट और नियोफाइट। दूसरा यहाँ पर है एस्चीव। एस्चीव मतलब होता है टू अवॉइड हैबिचुअली, स्पेशली ऑन मोरल या फिर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स। मतलब विशेष रूप से नैतिक या व्यवहारिक आधार पर आदतों से बचने के लिए, ठीक है। मतलब अगर कोई भी ऐसी आदतें हैं
जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर जैसे सवाल पूछ रहे हो तो ऐसी कई आदतें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फेयर नंबर ऑफ एकेडमिक्स अचीव द सिंपल टाइटल प्रोफेसर एंड कॉल देमसेल्फ इकोनॉमिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, हिस्टोरियंस, फिलोसोफर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो वर्ड्स है अपने सेंटेंस बनाकर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जबरदस्त लिखते हो, आपका मतलब बहुत ही न्यूटोरियस हो। तो यहाँ पर आप वो सेंटेंसेस को लिखिए, और फिर आपका दिन भर में जिससे भी आप बात करते हो, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड जो भी होंगे, जिससे भी बात करते हो, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में से कोई भी, तो उनके साथ ये वर्ड का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और नॉर्मली अगर आप इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हो बात करने में, तो वो शौक ही हो जाएंगे, कौन सा कर लिया सस्ता वाला। चलो, तो यहाँ पर एडिटोरियल पेज हम देखते हैं, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि टाइम टू बी लेस अफ्रेड, हमें यहाँ पर कम डरने का अब टाइम आ चुका है। तो मतलब ये क्या है, किस बारे में है, तो बट ऑब्वियस हम डर किससे रहे हैं, हम डर रहे हैं कोरोना से। कोरोना, तो अब ये जो कोरोना है ये बनने वाला है करोना। क्यों, क्योंकि अब डर खत्म होते जा रहा है। फिर यहाँ पर पेंडेमिक एंड द सिटी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये जो है सीज द डील, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देखेंगे। फिर एक्सप्लेन सेक्शन हम देखते हैं, तो मेंटेनिंग द ट्रूप्स ऑन एलओसी, ठीक है, जो मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो हम देख रहे हैं। और फिर कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आते हैं, तो इन्हें भी हम कवर करेंगे। यहाँ पर जो बैंक्स में पे हाइक दी गई है 15% की, तो ये किसके लागू होती है, तो बैंक वाले तो बोल रहे होंगे यार पैसा ही पैसा होगा उस तरीके से। और कोरोना जो है वो यहाँ पर किस तरीके शेप चेंज करता है, मतलब सोचिए कोरोना जो है ये मतलब वो क्रिश मूवी में वो नहीं थे गुंडे लोग, क्रिश 3 में, है ना, जो मतलब वो एकदम ही अलग टाइप के जो लोग थे, तो उनके वो जैसे शेप चेंज करते ये भी शेप चेंज कर रहा है यार। और शेप चेंज कर रहा तो है, लेकिन उसी के साथ साथ इसकी इम्यून सिस्टम भी मतलब ये धसकाता है बोलते। तो ये देखेंगे बेसिकली बोल रहा क्या है, ठीक है। तो ये सारे हम आर्टिकल जो है आज देखने वाले हैं, तो काफी मजा आने वाला है। पहला यहाँ पर आता है सीज द डील, डील जो है सीज कर ली जाए। बेसिकली बात क्या की जा रही है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो हमारा एक अग्रीमेंट है, ट्रेड से रिलेटेड अग्रीमेंट है, उसके रिगार्डिंग ये बात की जा रही है यूएसए के साथ। मतलब यूएसए जो है उसके साथ हम जो ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड किस तरीके का होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और किस तरीके से हमने यहाँ पर डील करनी चाहिए, उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल में आप देखोगे तो मतलब ये और अच्छे तरीके रिफाइंड तौर पर आर्टिकल्स और आगे हमको देखने को मिलेगा ही, लेकिन बेसिकली आर्टिकल मैंने लिया है जिससे कि आपको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो है उसके बारे में बता सकूं। क्योंकि देखिए आज हम जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो है उसके रिगार्डिंग देखेंगे, और फिर जब अगली बार इस आर्टिकल के बारे में और डिटेल चीजें आएगी, ठीक है, और अच्छी तरीके से रिफाइंड तौर पर जब आर्टिकल को क्रिटिसाइज किया जाएगा, मतलब आर्टिकल को मतलब इस डील को जब क्रिटिसाइज किया जाएगा, इसके फेवर में बोला जाएगा, जब हमें अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे, उस टाइम पर मैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस को फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, फिर से क्या होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रोज वीडियो देख लिया करो। क्यों मिस करने का, रोज वीडियो देखने का, खाने का, पीने का, मजा करने का, टेंशन लेने का ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है, इसके लिए मैंने वीडियो मतलब आर्टिकल जो है वो लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो बेसिकली क्या किया जा रहा है कि एक प्रॉपर अग्रीमेंट होना चाहिए ट्रेड का यूएसए के साथ, मतलब यूएसए से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, और हमारी तरफ से जो उधर जा रहा है उनको भी अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प तो पहले से ही तपा हुआ है ना कि सालो तुम लोग यहाँ पर सरप्लस में चल रहे हो, मतलब इंडिया को ऐसे बोल रहे हो तुम लोग सरप्लस में चल रहे हो, तुम लोग यहाँ पर साथ में आओ यार, ये नहीं चलता है, मेरा इलेक्शन चल रहा है वहां पर, मेरे को भी लोगों को बताना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं। तो अगर हम देखें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, तो डील जो है वो प्रोवाइड कर रही है अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ग्रेटर एक्सेस टू द इंडियन मार्केट। बट अब ऐसे जो भी ट्रेड होता है, जो भी अग्रीमेंट होता है, वो मतलब दोनों के हित में होता है, दोनों को फायदा पहुंचना चाहिए। एक ही को फायदा पहुंच रहा है ऐसी तो कोई उद्धार कंट्री है नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही कंट्रीज को फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसको इंडियन मार्केट मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो है इंडिया को ही मिलनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है, तो ये जो है ये एक अम्ब्रेला है जो कि कंप्राइज करता है बल्क ऑफ प्रेफरेंशियल स्कीम्स। मतलब बेसिकली क्या है कि जो भी ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेड में बहुत बल्क ऑफ स्कीम्स आपको दी जाएगी कि देखो आप ट्रेड कर रहे हो ना हमारे साथ, तो आप यहाँ पर हमारे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में आ रहे हो, आपको ये भी मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको यहाँ पर ज्यादा एक प्रेफरेंस जो है वो दिया जाता है, इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशंस, ठीक है, इसमें टैरिफ जो है वो मतलब हटाए जाते हैं। जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पर यूएसए है और यहाँ पर इंडिया है। अब इंडिया से अगर यूएसए में कोई भी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं,
ठीक है, अगर वो टैरिफ यहाँ पर लगाते हैं 10% का, तो यहाँ पर अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन दे दिया जाए या फिर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है, तो उसमें क्या होगा, ये 10% आपको लगेगा नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स में, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में, या फिर हो सकता है कि आपको 5% देना पड़ेगा। बाकी अगर कोई डेवलप्ड कंट्री से आ रहा है तो उसको ज्यादा रहेगा, है ना। या फिर जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जिस कंट्री को नहीं दिया गया है उसको पूरा 10% भरना पड़ेगा। इंडिया का अगर है तो उसे 5% देना पड़ेगा। तो ये होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है, मतलब प्रेफरेंस दे रहे हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के, ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर आप किसी के साथ आर्ग्यू भी कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ चर्चा भी कर रहे हो, डिबेट भी कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पर होनी चाहिए। ठीक है, ना कि चाय पे चढ़ जाए। ओके, क्योंकि कॉफी विद करण तो बंद हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, डेवलपिंग वर्ल्ड, मतलब क्या होता है कि जो कंट्री है उनको यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि बट ऑब्वियसली इंडिया अब यहाँ पर अगर दे रहा है यूएसए को, अगर वो कम इसमें दे रहा है, तो इंडिया को एक अच्छा मार्केट भी मिलेगा और प्राइजेस भी कम मिलेंगे, ज्यादा एक डिमांड जो है इंडिया अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ा सकता है। एम्प्लॉयमेंट, बट ऑब्वियस है कि अगर हम किसी भी चीज का एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर हम कोई भी चीज अगर अच्छी हमारे मार्केट में चल रही है, कॉम्पिटिटिव तौर पर चल रही है, कोई इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, तो बट ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। कंपनी का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इम्पोर्टेड इनपुट जो है उसका कॉस्ट कम हो जाता है ना, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए का बना रहे हैं, ठीक है, अब कोई जो दूसरी कंट्री है वो उनको कितना पड़ रहा है, 110 रुपए मतलब बेचना पड़ रहा है, लेकिन इंडिया वालों को 105, क्योंकि यहाँ पर जो सस्ते में दे रहे हैं। तो यहाँ पर बट ऑब्वियसली कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ जाएगी कंपनी की, उसको ज्यादा प्रॉफिट होने लग जाएगा। उसी के साथ साथ जीएसपी प्रमोट्स ग्लोबल वैल्यूज, ग्लोबल वैल्यूज जो है वो भी यहाँ पर बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसे एनफोर्स किया जाए, जो रूल ऑफ लॉ है उसको सपोर्ट किया जाए, जो लोग हैं काम कर रहे हैं उनको अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई जाए। तो बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर होते हैं। तो ये जो चार चीजें हैं ना, 1 2 3 4, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फायदे होते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ये यहाँ पर बहुत ट्रिकी पोजिशन रहेगा ऐसा बोला जा रहा है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आपको पता है क्या? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मतलब होता है कि अगर किसी भी कंट्री के साथ हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, इसका मतलब है कि हम जब उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट उधर जा रहा है या फिर उससे कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, तो उस पर एकदम निग्लिजिबल टैरिफ लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का ये मतलब नहीं कि कोई टैरिफ लगाया ही नहीं जाएगा, एक निग्लिजिबल टैरिफ लगाया जाएगा। अब आपको आरसीईपी पता है? आरसीईपी, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब उसने बोला इंडिया ने कि हमको ज्वाइन नहीं करना है। उसका एक कारण ये भी था कि उन्होंने कहा था कि 2000 इंडिया का बोलना था 2014 जो है उसके बाद ये एक बेस लाइन रखो, ये एक बेस ईयर रखो। क्योंकि क्या होता है, जैसा अभी मैंने आपको कहा कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर हमारा साइन हुआ है, ठीक है, अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल चाइना के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन है, तो क्या होगा कि एक बेस हम रखेंगे कि आपको इतना ही टैरिफ पड़ेगा, निग्लिजिबल टैरिफ। अब दूसरी जो कंट्रीज है उनको उसके ऊपर टैरिफ देना पड़ेगा, फॉर से कि अब हमने यहाँ पर 20% हम टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, 20% टैरिफ लगा रहे हैं। अब ये और कंट्रीज के लिए, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ साइन है, ठीक है, अगर हम आरसी पे ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर इंडिया क्या बोल रहा था कि हम जो जितनी भी कंट्रीज है उनको एक बेस ईयर रखेंगे 2014, मतलब जितना हमने 2014 में टैरिफ लगाया था उतना हम सबके लिए रखेंगे, ठीक है। अब ये कंट्रीज जो इनका बोलना था नहीं, हम पहले का रखेंगे, ठीक है। अब इंडिया क्यों मना कर रहा था, मतलब कि ये जो बाकी की कंट्रीज है वो बोल रही थी जितना तुमने 2012 2013 में रखा होगा टैरिफ और से, तब तो बट ऑब्वियसली कम होगा ना, टैरिफ बढ़ाते रहते हैं। तो उस वक्त अगर इंडिया उस वक्त कम रखता था, समझ लीजिए कि 5-6%, ठीक है, इंडिया रखता नहीं था, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। अब 2014 से इंडिया ने बढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब 2014 में इंडिया ने 10% अगर रखा हो, तो मतलब क्या होगा, इंडिया के लिए बेनिफिशियल है ना। इंडिया 5-6 रखे उससे बेनिफिशियल है 10% रखे, इसलिए इंडिया बोल रहा था कि भैया 2014 वाला जो है वो बेस ईयर रखो, ठीक है। लेकिन बाकी कंट्रीज जो है वो, मतलब बाकी कंट्रीज में कौन है, चाइना। तो इस तरीके से ये जो है वो नहीं हो पाया था, इसलिए इंडिया जो है उसने यहाँ पर बोला कि हमको ज्वाइन नहीं करना। ये वन ऑफ द रीजन था, काफी सारे रीजन थे। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसका बेनिफिट होता तो है, बट ऑब्वियस है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब जो मार्केट है वो फ्लडेड भी हो सकता है, जैसे कि चाइना के साथ हमने देखा है कि चाइना का मार्केट जो है फ्लडेड भी हो सकता है। अब आरसीईपी की जब बात आई है तो हम ग्लांस देख लेते हैं आरसीईपी का, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये एक मेगा रीजनल इकोनॉमिक अग्रीमेंट है, निगोशिएट किया गया है सिंस 2012, ठीक है। आसियान और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मेंबर पार्टनर्स, आसियान में कितने कंट्रीज आते हैं वो आपको पता है, बाकी जो कंट्रीज है वो 6 कंट्रीज आपको पता ही होगा कौन से हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।
उसी के साथ मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, सीधा सीधा है यहाँ पर। एक मैं आपको पेयर बता देता हूँ, पेयर है, 3 पेयर है सिर्फ, ठीक है। एक पेयर मैं आपको बता देता हूँ, ये है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऐसे इधर का एक पेयर है और इधर का एक पेयर है, तो ऐसे 3 पेयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बूस्ट होना चाहिए, इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सारी है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, मतलब ये सभी पूरे एशियन कंट्रीज की तरक्की होना चाहिए, ये इसका मोटो है। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर हम देखें, ट्रीटी होती है, मल्टीनेशनल अग्रीमेंट होता है, जिसमें फ्री ट्रेड एरिया जो है कोऑपरेटिंग स्टेट्स के बीच में होता है कि भैया हम इतने इस पर निग्लिजिबल अमाउंट पर हम टैरिफ लगाएंगे और फिर मजे करेंगे। अब मेजर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया ने जो साइन किए हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इंडिया आसियान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इंडिया कोरियन है और इंडिया जापान है। तो इतने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं इंडिया के, और भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो रेगुलेशंस है, बिडिंग रेगुलेशंस है बॉर्डर कंट्रीज के लिए, वो यहाँ पर टाइट कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, बिडिंग रेगुलेशंस मतलब क्या होता है कि इंडिया में कोई भी अगर चीज बन रही है तो उसके लिए बिडिंग होती है ना, फॉर से कि अगर कोई बड़ा स्टैच्यू बन रहा है या फिर अगर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर ब्रिज हो रहे हैं, तो क्या होता है, बिडिंग होती है कि कौन यहाँ पर सस्ते इसमें बना सकता है। तो ये बिडिंग में क्या होता है कि अलग अलग जो कंपनीज है बाहर की कंट्रीज की, वो भी पार्टिसिपेट करती है कि हमें भी पार्टिसिपेट करना है, हम भी यहाँ पर आपको सस्ते में बना कर देंगे, ये इतना बड़ा स्टैचू है हम आपको सस्ते में दे देंगे, है ना। तो जिनका भी टेंडर यहाँ पर सबसे सस्ता होता है उन्हें वो टेंडर दे दिया जाता है कि फिर ठीक है आप बना लो करके। अब ऐसे सिनारियों में क्या है कि यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल रहा है हमारे यहाँ पर, तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से क्या है कि बाकी जो हमारे डोमेस्टिक जो कंपनीज है उनको बेनिफिट होना चाहिए, उनको फायदा होना चाहिए। इसी के चलते यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, सरकार ने बोला है कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज रहेगी, ठीक है, जो भी नेबरिंग कंट्रीज रहेगी वो बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। अब ये स्पेसिफिकली किसके लिए होगा, हम सब समझ सकते हैं, चाइना के लिए, ठीक है। तो जो भी नेबरिंग कंट्रीज है वो इसमें बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो चाइना है मेनली उसी को अफेक्ट, बाकी कंट्रीज कहाँ तो यार करती है, चाइना ही मोस्टली करती है, तो चाइना के लिए बेसिकली लाया गया है, लेकिन ऐसे अगर टारगेट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नेबरिंग कंट्रीज जो है वो, अब नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है ना। तो काफ़ी सारी कंट्रीज है नेबरिंग कंट्रीज जो हमें देखने को मिलती है। अब ये जो नेबरिंग कंट्रीज है इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है ऑन दी पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम बीडर्स ऑफ कंट्रीज जो कि हमारे लैंड बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। अब काय के लिए ग्राउंड कौन से दिए हैं, क्यों, क्योंकि डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पर्पज से, कि हमारा नेशनल से मतलब सारे ऐप जो यहाँ पर कैंसिल किए थे वही रीजन दिया था, नेशनल सिक्योरिटी पर्पज, और यही रीजन जो है वो चलता है। अब बेसिकली क्या है कि ये जो बीडर्स है इन कंट्रीज से वो इलिजिबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है कि अब वो इलिजिबल होंगे ही नहीं, ये भी इलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन कब होंगे, उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कमेटी में, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DIPP, ठीक है। और उसी के साथ साथ उनको यहाँ पर मैंडेटरी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि वह क्लियरेंस पे क्लियरेंस लेते रहो, और इंडिया है, इंडिया में फाइलें चलती रहती है, ऑफिस 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 ऑफिस, जब तक तुम लोगों की क्लियर होंगी फाइल तब तक तो हमारी बिडिंग कंप्लीट हो चुकी होगी है ना। अब यहाँ पर आप देखिए तो जो एक्सेप्शंस है वो दिए गए हैं, मतलब रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है प्रोक्योरमेंट ऑफ कोविड मेडिकल सप्लाईज, जो कोविड मेडिकल सप्लाईज है उसमें थोड़ा ये दिया गया है कि नहीं भैया हमको यहाँ पर जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, जिस चीज़ में हमारा मार्केट जो इतना स्ट्रांग नहीं है वहाँ तुम लोग आ सकते हो, जहाँ हमारा मार्केट स्ट्रांग है चलो निकलो पहली फुर्सत में निकलो ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडिया किस किस से बॉर्डर शेयर करता है, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, है ना। और ये जो कंट्रीज है इनको यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी है कि लाइन ऑफ क्रेडिट जो है, लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया गया है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है ये आपको पता है, मतलब एक लोन टाइप का होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक लोन टाइप का ही होता है, लेकिन ऐसा है कि अगर 100 करोड़ हम लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, उसमें सामने वाली कंट्री जो है अगर 50 करोड़ ही खर्च कर रही है तो 50 करोड़ पर ही आपको इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, बाकी जो है आप सीधे तरीके से हमको दे सकते हो। तो इस तरीके से लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। हम टेक्निकल इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, ज़्यादा अगर घुसेंगे तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन उसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके बाद रजिस्टर करना पड़ेगा अगर कोई नेबरिंग कंट्रीज को करना है तो, और ये रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है उसके बाद रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लास में हमें जो DPIIT है ये आता है,
डीपी देखिए, बॉडीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। हम जो भी न्यूज देखते हैं, न्यूज में अगर कोई बॉडी आती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो उसके बारे में पता रहना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर DPIIT आया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्या इसका पहले से यही नाम था, ये आप मुझे बताइए। और ये रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पर फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, प्रमोशन और डेवलपमेंट में मेजर्स फॉर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका यहाँ पर ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप सिर्फ लाइन पढ़ रहे हो। अरे भैया, लाइन पढ़ के एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कुछ एक्सप्लेन यार। कभी कभी कैसा होता है पता है क्या, अभी मैं इतने दिनों से, मतलब ऑलमोस्ट साल से ऊपर हो गया है जहां पर मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ, और साल भर से ऊपर हो गया है, तो मैं कभी कभार कंसिडर कर लेता हूँ कि आपको ये चीज़ पता होगी। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, कोई कॉन्सेप्चुअल अगर आपको समझाना है, तो फिर वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसमें कोई ये नहीं होता है। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उस तरीके से पूछ भी लेते हो, तो उसमें कोई बड़ी ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे, इसको प्रॉपर तरीके से रखना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज है उनका यहाँ पर प्रॉपर जो प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रहा है नहीं, डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, प्लानिंग जो है प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं, ये सारी चीज़ों को देखने का काम जो है वो इसका होता है, ठीक है। और उसके डिपार्टमेंट जो है, करंट फॉर्म वो कब आया, 27 जनवरी 2019, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो है उसे रीनेम कर दिया गया, यहीं पर दिया हुआ है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था ना कि पहले से ये नाम था क्या। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आ रहा है, टाइम टू बी लेस अफ्रेड। हमें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर जीत चुके हैं। हम कोरोना से लड़ चुके हैं। ओहो, बाद में देखे तो केसेस बाप रे, एक दिन में 50,000। ओहो हो, अभी तो डरने वाली बात है यहाँ पर टाइम टू बी लेस अफ्रेड बोला जा रहा है, और टाइम सही में डरने वाली बात नहीं है। कोरोना से कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आप हष्ट पुष्ट हो, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, अगर आप योगा करते हो, अगर आप प्राणायाम करते हो, अगर आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छी खासी है, तो फिर इतना डरने की जरूरत नहीं है कोरोना से। अब बेसिकली ये बोला क्यों जा रहा है, ये इसी बेसिस पर बोला जा रहा है कि जो मैंने बोला नहीं, यहाँ पर जो सेरो प्रिविलेंस सर्वे है वो लिया गया था, कंडक्ट किया गया था नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के द्वारा, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के द्वारा किया गया था, और खास हमें दिल्ली में देखने को मिला था। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने आर्टिकल भले पहले लिया हुआ हो, लेकिन इसमें मुझे कुछ ब्लड से रिलेटेड आपको चीजें बतानी, एक्सप्लेन करनी, इसलिए मैंने लिया है। तो ये जो टेस्ट किया गया है, ये कौन सा टेस्ट है, हमने कई टेस्ट देखे हैं। स्वैब टेस्ट देखा है, एंटीबॉडी टेस्ट देखा है, काफी सारे टेस्ट देखे हैं यार। तो ये कौन सा टेस्ट है, ये है एंटीबॉडी टेस्ट। ये कौन सा है, एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है, याद नहीं ना, अच्छा ये पता नहीं चल रहा है, ओके मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में अगर कोई भी वायरस एंटर करने की कोशिश करता है, ठीक है, कोई भी अगर वायरस एंटर करने की कोशिश करता है, तो हमारी बॉडी हमारी पर्सनल एक आर्मी क्रिएट करती है उसके अगेंस्ट में। और उस आर्मी को क्या कहा जाता है, उस आर्मी को कहा जाता है एंटीबॉडीज, है ना। मतलब एंटीबॉडीज हमारे शरीर में डेवलप हो रहे हैं, और ये एंटीबॉडीज जो है वो लड़ रहे हैं उस वायरस से। मतलब कि अगर वो वायरस से हम रिकवर्ड हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज है, हमारे शरीर में वो आर्मी है। अब ये जो आर्मी हमारे शरीर में है, इसको पता है कि वो वायरस से कैसे लड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेंगू होता है, अगर हम WHO देखें, ठीक है, WHO अगर देखें, उनकी वेबसाइट देखें डेंगू के बारे में, क्योंकि मुझे डेंगू हुआ था, इसीलिए मैंने डेंगू के बारे में पढ़ा था। तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलती है। लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलती है, मतलब मुझे फिर से डेंगू नहीं होगा, ठीक है। कुछ उसमें कंडीशंस दी हुई है कि पूरी तरीके से नहीं, ये सब तो होता ही है, लेकिन लाइफ टाइम इम्यूनिटी की बात की गई है। इसका मतलब है कि अगर मुझे एक बार डेंगू हो चुका है, तो फिर से मुझे डेंगू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा शरीर उसके लिए अब इम्यून हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि अब मेरे शरीर में जो एंटीबॉडीज है, उनको पता है कि अगर फिर से वो मच्छर ने काटा तो उससे लड़ना कैसे है। तो फट से लड़ लेगा, उसको इम्पैक्ट करने ही नहीं देगा, मेरे शरीर पर हार्म होने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये होते हैं एंटीबॉडीज। उसी तरीके से आप मिजल्स देखो, है ना, तो ये ऐसी कुछ चीजें होती है, डिसीजेस होते हैं जिनके लिए आपको लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाती है। वही अगर हम यहाँ पर कोरोना की बात करते हैं, तो कोरोना अगर हमारे शरीर को इम्पैक्ट किया है, देखिए 80% केसेस जो है वो होते हैं असिम्टोमेटिक। असिम्टोमेटिक मतलब क्या है, आपको सिम्टम्स पता ही नहीं चले, आपको हो भी गया, आप रिकवर्ड भी हो गए, आपको पता ही नहीं कि आप कोरोना वायरस आपको हुआ था, है ना। तो अब ऐसी सिनारियो में आप देखिए कि हमारे शरीर में अगर कोरोना वायरस हुआ है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तो डेवलप हुए होंगे, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप होते ही है। तो जब एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं, मतलब हमारे शरीर में अगर कोरोना वाले एंटीबॉडीज है, मतलब हमारे शरीर को इम्पैक्ट किया था। और इसी से देखा जाता है, हमारे ब्लड को टेस्ट किया जाता है, और देखा जाता है कि ब्लड में अगर एंटीबॉडीज है, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस आया था, हमारे शरीर को इम्पैक्ट किया था।
और यही चीज़ यहाँ पर टेस्ट की गई काफ़ी सारे लोगों की, क्योंकि क्या है, जिनको सिम्टम्स हुए हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, उनकी टेस्ट तो हो रही है, जिनको सर्दी खांसी हो रही है। लेकिन अगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ऐसे ही जाकर टेस्ट करूंगा क्या कि मेरे को टेस्ट करना है? नहीं। जब तक मुझे सर्दी नहीं हो रही, खांसी नहीं हो रही, जब तक मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे हो सकता है, या फिर अगर मेरे फैमिली में से किसी को सर्दी खांसी हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोरोना हो सकता है, उनका पॉजिटिव आया, फिर मैं टेस्ट करूंगा। लेकिन ऐसे ही अनसन जाके नॉर्मली मैं टेस्ट करूंगा क्या? नहीं करूंगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, दिल्ली में क्या किया है, इस तरीके से टेस्ट किए गए हैं ये पता लगाने के लिए कितने लोगों को एक्चुअल में हुआ होगा। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन का 1% भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है जितने अभी केसेस है। लेकिन इसीलिए जो टेस्ट किया गया है एंटीबॉडी टेस्ट, इससे कुछ चीजें सामने आई हैं। क्या चीज सामने आई है? क्लोज टू 24% जो है उन्होंने कोरोना एक्सपीरियंस किया है इन दी फॉर्म गुड इनफ टू हैव बिकम इम्यून। मतलब यहाँ पर क्या है, 24% के आसपास रिजल्ट देखने में 23 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हम कंसिडर कर सकते हैं 24%। 24% लोग जो है कोरोना से रिकवर्ड हो गए। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। मतलब आउट ऑफ 198 लाख पीपल इन दिल्ली, 23% मतलब क्लोज टू 45 लाख जो है वो इन्फेक्ट हो गए हैं। ये हमें देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में इतने हैं क्या? जो रिकॉर्ड है उसमें क्या एक्चुअल में इतने नहीं है, लेकिन इससे हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो ऑलरेडी रिकवर्ड हो गए हैं। अब इसमें से 45 लाख में से जो कंफर्म केसेस है वो सिर्फ 1.23 लाख है। मतलब आप सोचिए कि 45 लाख को हो चुका है, सिर्फ पता कितने लोगों का है? 1.23 लाख। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पर कंसिडर भी करें कि और ज्यादा टेस्ट बढ़ गए और ज्यादा केसेस आ गए हैं, तो 44 लाख, 43 लाख, कम से कम 43 लाख जो है उनका अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है, मतलब उनका रजिस्टर हुआ ही नहीं है। ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसमें से 3700 लोग जो उनकी डेथ हुई है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्फेक्शन फैटिलिटी रेशियो जो है, मतलब यहाँ पर जो लोगों की डेथ हो रही है वो रेशियो अगर देखा जाए 0.9 पर 1000 हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर फैटिलिटी रेट जो है वो निकाल सकते हो कितना होगा, है ना। तो ये काफी कम है अगर हम यूएसए देखें, जर्मनी देखें या बाकी कंट्रीज देखें तो मतलब क्या है, इम्यून मतलब यहाँ पर जो एक इम्यून सिस्टम, जो नेचुरल इम्यून सिस्टम होती है किसी भी डिसीज से लड़ने की, वो यहाँ पर स्ट्रांग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम कंपोनेंट्स अगर देखें ब्लड के, क्योंकि यहाँ पर सीरम जो है उसके द्वारा किया गया है, जो सीरम होता है उसके द्वारा ये जो टेस्टिंग है वो की गई है। तो इसीलिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है थोड़ा बहुत ब्लड के बारे में बताना, जिससे कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेक्चर 1 घंटे ज्यादा का हो जाएगा, मतलब सिर्फ यही टॉपिक पर 1 घंटे ज्यादा का हो जाएगा। फिर कुछ लोग जो है वो ये बोलेंगे आप कोई टॉपिक पर बहुत ज्यादा टाइम देते हो, कुछ टॉपिक पर नहीं देते हो। तो इसीलिए तो मजा आता है यार, मतलब ऐसे कमेंट करते रहा करो, सही में मतलब मजा आता है। कुछ कुछ को ऐसा लगता होगा कमेंट करते हो कि हम अब्यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर चिढ़ा देंगे, मुझे मजा आता है। चलो, यहाँ पर ब्लड जो है बाय डेफिनेशन अगर देखे, ये एक फ्लूइड है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मूव हो रहा है। ब्लड क्या है? ब्लड की अगर डेफिनेशन देखे तो हमें देखने को मिल रहा है कि एक फ्लूइड है। क्योंकि देखिए कंडीशंस ऐसी चल रही है कोरोना की वजह से कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, है ना, और ब्लड से रिलेटेड चीजें काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है। इसलिए आपको सीधा ऐसा पूछा जा सकता है मेंस में। और अगर मेंस में इससे रिलेटेड पूछा जाए और भाई साहब अगर आपने ब्लड की डेफिनेशन लिख दी, तो मतलब देखने वाला बोलेगा यार मतलब डॉक्टर है क्या, है ना। अगर सबने लिख दिया, सबने जितने भी यहाँ पर मेंस देंगे सबने अगर लिख दिया, तो सोचो वो सोचेगा इस बार सब डॉक्टरों की सिलेक्शन हुआ है क्या, है ना। तो ये लिखोगे तो काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ब्लड क्या है? बाय डेफिनेशन ये एक फ्लूइड है जो कि मूव होता है थ्रू द वेसल्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमंस में अगर हम देखें तो इसमें प्लाज्मा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अगर पूरा ब्लड ले, ठीक है, अगर हम देखिए हमारे शरीर में से जो खून निकलता है तो हमें पूरा पूरा एक रेड जो ये है गोला है वो नजर आता है, ठीक है। हमें लगता है कि पूरा एक यूनिफॉर्म वो एक लाल गोला है। लेकिन अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा माइक्रोस्कोप से देखेंगे, फिर हमें अलग अलग जो चीजें हैं वो दिखाई देगी। तो इसीलिए यहाँ पर कंपोनेंट्स अगर हम देखें ब्लड के, तो इस तरीके से हमें दिखाई देंगे कि यहाँ पर प्लाज्मा जो है वो हमें देखने को मिलता है, ये प्लाज्मा है। उसी के साथ साथ फिर उसके बाद हमें जो ब्लड सेल्स है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप WBC जो है वो देख सकते हो, और फिर नीचे यहाँ पर रेड ब्लड सेल जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ कुछ सेल फ्रेगमेंट्स भी होते हैं, अगर ज्यादा ही हम जूम करके देखें तो हमें सेल फ्रेगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, प्लेटलेट्स, ये सब। अब इसमें अगर हम प्लाज्मा देखें जो सबसे ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, तो प्लाज्मा क्या है? ये मेन कंपोनेंट है ब्लड का, ठीक है। मोस्टली इसमें वाटर देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलते हैं, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है प्लाज्मा में। और इसमें से जो प्लाज्मा है, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें
प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दे तो हमें क्या देखने को मिलता है? सीरम। तो हमें देखने को मिलता है सीरम। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सीरम क्यों मैं बोल रहा हूँ, इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि सीरम की ही यहाँ पर टेस्ट जो है वो सीरम का ही इस्तेमाल किया जा रहा है टेस्ट में। तो यहाँ पर अगर हम रेड ब्लड सेल देखते हैं तो रेड ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना। तो देखिए कभी कभार क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। तो आपको प्लाज्मा बोल दिया जाएगा, अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। रेड ब्लड सेल जो एमपीएससी दे रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना, क्योंकि जो स्टेट पीएससी होती है उसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। प्लेटलेट्स अगर हम देखें रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, सीधा ये भी आता है। एक क्वेश्चन इनफैक्ट पूछा भी गया था, एमपीएससी में ही पूछा गया था, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में, कि जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके लिए कौन सा विटामिन जो है वो काम आता है, ऐसा कुछ तो भी आया था। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, आप बता दीजिए क्या है। तो यहाँ पर प्लेटलेट जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर हम अलग पर्सपेक्टिव से देखें, व्हाइट ब्लड सेल इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम हम इतना देख रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, प्लाज्मा थेरेपी दो, है ना। तो अब प्लाज्मा थेरेपी आप देखिए कैसे कंफ्यूजन हो सकता है आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको यहाँ पर दे दिया जाए, पहला ऑप्शन दिया जाए आरबीसी, दूसरा दिया जाए डब्ल्यूबीसी, तीसरा दिया जाए प्लाज्मा, और चौथा दिया जाए फॉर से कुछ भी दे दिया जाए, नन ऑफ द अबव दे दिया जाए। अब इसमें मोस्ट ऑफ द लोगों को प्लाज्मा लगेगा तुक्के में। क्यों लगेगा? आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली कि प्लाज्मा आप डोनेट करो, है ना, प्लाज्मा थेरापी हो रही है, तो इससे लोगों को क्या लगेगा, हाँ मतलब प्लाज्मा हम दे रहे हैं तो इम्यूनिटी जो है वो लोगों की बढ़ रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो एंटीबॉडीज देने की बात कर रहे हैं। इम्यूनिटी जो है वो तो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स में। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जो है उसमें हमें ये देखने को मिलता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अब मैंने एकदम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बता दिया, लेकिन ऐसे आपको कंफ्यूज हो सकता है आपको। अब आप बोलोगे यही तो इसका पार्ट है, यही तो उसका पार्ट है, यही तो इसका पार्ट है। वही मैं बोल रहा हूँ आपको, बताने के लिए मैं 1 घंटे तक ये लेक्चर दे सकता हूँ इस पर, लेकिन नहीं करना है ना हमें पता है कितना, हमें पीएचडी नहीं करनी उस पर। तो यहाँ पर अब सेकेंड फैक्ट देखिए तो टाइमिंग है। टाइमिंग की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि इतने सारे लोगों को हो चुका है, 45 लाख लोगों को हो चुका है, और 0.9 ऑफ 1000 लोग सिर्फ फर्टिलिटी रेट हमें देखने को मिल रहा है। और ये तो एक हमें डर अब ये हो गया कि भैया इतने लोगों को हुआ है, पता भी नहीं चला है उनको। 45 लाख, सोचिए 45 लाख लोग, पता भी नहीं चला है कि उनको हो चुका है। तो मतलब क्या है कि इतना डर वाली बात नहीं है, पहला डर यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरा टाइमिंग का भी है कि मतलब जो टाइम डेट में लिया गया है, ये जो टेस्ट किया गया सीरोलॉजी टेस्ट, तो ये मतलब उफान पे था। अभी दिल्ली के तो केसेस कम होते जा रहे हैं, तब उफान पे था एकदम। तो मतलब आप समझ सकते हो कि उस टाइम पर हमने मैक्सिमम जो केसेस है वो देख लिए हैं ऑलरेडी। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है सिटी में, वो अब यहाँ पर इम्पॉर्ट फैक्टर रहेगा, बट ऑब्वियस स्लोइंग द पेंडेमिक एपिडेमिक जो हमें स्लो देखने को मिल रहा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यहाँ पर ये कम कम होता जा सकता है, क्योंकि सिटी जो है दिल्ली अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द लोगों को हो गया है। और जब दिल्ली का हम ये देख सकते हैं तो बाकी कंट्रीज का भी हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को, दिल्ली में अकेले में 45 लाख लोगों को हुआ है, तो सोचिए पूरे कंट्री में। महाराष्ट्र में छोड़ो यार, महाराष्ट्र की तो मतलब इतने लोगों को, तो इसलिए डर की बात इतनी ज्यादा नहीं है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है इस आर्टिकल के जरिए। अब यहाँ पर आप देखोगे डिसीज के मैनेजमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड यहाँ पर 3 की ऑपरेशन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मेन सेंसर राइटिंग में आने ही चाहिए कंपोनेंट्स। पहला है कंट्रोल ट्रांसमिशन। ठीक है, कंट्रोल ट्रांसमिशन। दूसरा है कि यहाँ पर एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया जाए जो इल है। और तीसरा है साइंस जो है ऑफ ट्रीटमेंट वो इवॉल्व की जा सके। तो ये जो 3 चीजें हैं, मतलब एक तो ट्रांसमिशन को हमें कंट्रोल करना है, उसे रोकना है। ठीक है, अब रोक अगर नहीं पाए, लोगों अगर इन्फेक्ट हो ही गए, तो जो भी यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं उनको यहाँ पर एक्सेस प्रोवाइड किया जाए। और फिर तीसरी चीज आती है कि अब यहाँ पर एक्सेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो साइंस जो है उसमें ट्रीटमेंट में जो साइंस होता है उसमें इवॉल्व किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इल हुए हैं उन्हें हम रिकवर कर सके। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अभी बेसिकली क्या है, तो हमें चेन जो है उसे ब्रेक करना है। ठीक है, तो और डरने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि डर जो है उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं। यहाँ पर सैलरी हाइक जो है उसके बारे में बात की जा रही है। बैंक में विल बी रोल्ड आउट, सैलरी हाइक हो रही है भैया, यही सबका ये होगा। अभी बैंकर जो है सबके सब बैंकर, उनका ये हाल होगा, पैसा ही पैसा होगा। तो यहाँ पर क्या है, क्लोज टू 8.5 लाख बैंक एम्प्लॉइज। ओ माय गॉड, ओहो मजा आ रहा है। देखो देखो जो बैंकर है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं कैसे उनकी मुस्कुराहट आ रही है,
ये चमक की मुस्कान कहीं और। तो यहाँ पर क्लोज टू 8.5 लाख बैंक एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ पर 15% इंक्रीज जो है वो देखने को मिल रहा है सैलरी में, ठीक है, विद इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अब यहाँ पर ये एक आ गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। अब आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि यूपीएससी में कि बैंकर्स के लिए सैलरी हाइक कितनी दी है, तो क्या आईएएस वालों को भी देनी चाहिए, आईपीएस वालों को भी देनी चाहिए, हमने भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को देनी चाहिए? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको आएगा आईबीए के बारे में, आईबीए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना, बैंकर्स की जिंदगी को दाव पे लगाने का। मजाक कर रहा हूँ, तो मतलब कोरोना के चलते सारे डिसीजन इनके तरफ से आ रहे थे ना, इसलिए इम्पोर्ट हो जाता है, काफी न्यूज में चल रहे हैं। उसी के यूनाइटेड फोरम एंड बैंक्स यूनियन एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी साइन किया है कि यहाँ पर वेज रिवीजन जो है वो हो जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उसी के साथ साथ अब यहाँ पर आप देखिए तो और एक इंपॉर्टेंट चीज लगी है, तो ठीक है 15% इंक्रीज जो है वो तो हो रहा है। अब हुआ क्या था, चल क्या रहा था पता है क्या आपको? चल ऐसा रहा था कि 25%, देखिए अब मुझे पता है क्योंकि बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ मैं बैंक से, तो इसलिए मतलब मैं काम नहीं करता हूँ लेकिन क्लोजली एसोसिएटेड, इसलिए मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि सब जो लोग हैं वो 25% की मांग कर रहे थे कि 25% होना चाहिए जो हाइक है। अगर आप 15% दे रहे हो, ठीक है 15% दे रहे हो, तो फिर जो सैटरडेज है, जितनी भी सैटरडे आते हैं वो सब यहाँ पर माफ रहने चाहिए। ये यहाँ पर मांग हो रही थी कि हमको मिलना चाहिए। अब हुआ क्या, इन लोगों ने चतरेपना क्या किया, देखो इन लोगों ने चतरेपना ये किया कि 15% यहाँ पर उन्होंने ये कर दिया कि ठीक है 15%, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि ये तो दोनों साथ में होना चाहिए था ना, कि अगर 15% है तो ये भी होना ही चाहिए, नहीं तो फिर 25% दो। लेकिन उन्हें बोला 15% हमको दे रहे हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे, सोचेंगे। अब यहां पर होगा क्या, तो यहां पर क्या आ रहा है, 15% तो मान लिया इन्होंने। दूसरा यहाँ पर परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव जो है वो दिए जा रहे हैं कि परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव मतलब आपको क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे। ये क्यों किया जा रहा है, मोटिवेट करने के लिए, है ना, जो बैंकर्स है। बट ऑब्वियसली कि पेंडिंग, देखिए यार क्या होता है, इंसान जो है ना, इंसान काम का प्रेशर कितना भी झेल लेगा, ठीक है। अब देखिए डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर बहुत ही खतरनाक प्रेशर जो है बैंकर्स पर आया था, उन्होंने वो सहा। लेकिन वो सिर्फ मेंटली इस तरीके का प्रेशर था कि हाँ ठीक है काम बहुत है, काम बहुत है, काम बहुत है। लेकिन अभी जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर जान का प्रेशर है। आप समझ रहे हो, दोनों चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब कि आपको अगर एक एनवायरमेंट दिया जाए, उसमें आपको बोला जाए कि आपको सिर्फ बैठे रहना है, यहाँ पर बैठे रहना है, बैठे रहना है, आप बैठे रहोगे, ठीक है, आप बैठे रहोगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि शेर जो है वो यहाँ पर बगल वाले इसमें है और आपको शेर के पिंजरे में ही बिठा दिया जाए, तो फिर प्रॉब्लम होगा ना, यहाँ पर जान पर आ रही है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, जो बैंकर्स हैं उनके बहुत ज्यादा मतलब उनकी जान जो है दांव पर लगी हुई है, कितने बड़े रिस्क पर है वो, है ना। और उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर पर छोटे बच्चे हैं, तो फिर वो क्या करें। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस की जा रही है बैंकर्स के द्वारा। और यहाँ पर आप देखो तो इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब बेसिकली क्या है कि अगर उसने ज्यादा काम किया तो फिर मतलब यहाँ पर मतलब इंसान ने ज्यादा काम किया नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जो परफॉर्मेंस लीग इंसेंटिव है बैंक का है, परफॉर्मेंस बैंक का परफॉर्मेंस है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, अब आपको आगे बताऊंगा कैसा ये झोल किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए जो एम्प्लॉयज है उनको बेनिफिट मिलेगा ऑफ द ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक्स एंड सम फॉरेन बैंक्स, ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखो कितना कॉस्ट, यहाँ पर बैंक को कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो एनुअल वेज इंक्रीज जो है, सैलरी अलाउंसेज जो है अग्री किया गया 15% का, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अग्री किया गया एज ऑफ मार्च 31, 2017, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये पुराने इससे लागू होगा। ये ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलेगा 7,898 करोड़, ठीक है, इतना देखने को मिलेगा। अब अभी अगर आप देखो तो बैंक जो है ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम से जूझ रही है, मतलब कि एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन आ रही है, कैश क्रंच हो रहा है, उनको यहाँ पर डिपॉजिट्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स के चलते ये सारा उनको करना पड़ रहा है। तो इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ये होगा कि बैंक्स हेवी लॉसेस ऑलरेडी फेस कर रही है। पीएसयूज अगर हम देखें, लॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ये राइज हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखोगे लोन जो मॉरेटोरियम है ये अनाउंस किया आरबीआई के द्वारा, तो बट ऑब्वियस है कि बैंक के पास और पैसा नहीं आ रहा है, तो बैंक को लॉस जो है वो तो हो ही रहा है। अब ऐसे सिनारियो में हो सकता है कि आगे और एनपीए जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि अभी तो मॉरेटोरियम दे नहीं रहे लोग, उनको देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जब ये कर दिया जाएगा कि आपको लोन देना है, उसके बाद कितने लोग दे पाते हैं, सक्षम है, वो भी यहाँ पर एक देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर एनपीए जो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे सिनारियो में काफी ज्यादा जो एक प्रेशर है बैंक्स पर वो देखने को मिल रहा है।
उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे निगोसिएशन जो है वेज हाइक की, वो नियरली 3 ईयर से चल रही थी, 3 साल से। आप सोचे 3 साल से, यार मजाक की बात है क्या। अब यहाँ पर हम आते हैं परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव जो है वो क्या है। मतलब यहाँ पर सीधे तरीके से अगर परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव ला दिया गया तो यहाँ पर सीधे जितने भी बैंक एम्प्लॉयज है वो इस तरीके से बोलेंगे क्या पैसा पैसा पैसा, ऐसा होगा क्या? नहीं। यहाँ पर बेसिकली किया क्या जा रहा है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में दिया ही गया है, और ये पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनके लिए ऑप्शनल है कि वह करना है या नहीं करना है, ये उनके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, अब ये क्या है परफॉर्मेंस लिंक जो इंसेंटिव है वो क्या है, ये पेएबल है ऑल एम्प्लॉइज एनुअली, सभी एम्प्लॉइज को एनुअली दिया जाएगा ओवर एंड अबव नॉर्मल सैलरी पेएबल। यहाँ तक तो आपको लग रहा हो बहुत अच्छा है, मतलब जबरदस्त है। जितनी सैलरी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को सैलरी जो है वो मिल रही है 70,000, ठीक है 70,000 सैलरी मिल रही है, तो उसको उसके ऊपर ये परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए डिपेंडिंग ऑन एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक, समझ रहे हो आप? यहाँ पर जो बैंक है, ऐसा यहाँ पर परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स ये नहीं है कि यहाँ पर एक जो इंसान है उसको 70,000 है और उसने अगर 10 ज्यादा अकाउंट ओपन कर दिए तो उसको इस पे इंसेंटिव मिल जाएंगे ना, ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली क्या है, बैंक जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी यहाँ पर एनुअल जो परफॉर्मेंस है बैंक का वो कैसा रहा है उसके बेसिस पर मिलेगा। अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ दूर हो जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि कंपटीशन जो है ये इंक्रीज करने के लिए कंपटीशन आ जाएगी ना, कि वो बैंक वालों को इतना मिल रहा है, हमारे बैंक वालों को इतना, अच्छा हम यहाँ पर ज्यादा परफॉर्म करेंगे। तो मिलने कैसा वाला है, मिलने ऐसा वाला है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है वो निकाला गया, उसके हिसाब से एक साल में, ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये अगर 5% से कम है, मतलब यहाँ पर क्या बेसिकली बात की जा रही है प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा बैंक में प्रॉफिट, ओ प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट अगर एनुअल प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जो है अगर 5% से कम है तो कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा किसी को भी, पूरे बैंक की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब मैं, मेरा दोस्त सभी अगर एसबीआई में काम करते हैं तो फिर हमको नहीं मिलेगा अगर बैंक जो है 5% से कम करती है। हाँ, अगर बैंक जो है वो 5 से 10% करती है, उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है प्रॉफिट होता है 5 से 10%, तो ये 5 है तो 5 दिन की सैलरी जो है वो इंसेंटिव्स के तौर पर दी जाएगी, 5 दिन की सैलरी। ठीक है, और वही अगर बैंक जो है 10 से 15% प्रॉफिट करती है तो फिर 10% जो है 10 दिन की जो सैलरी है वो इंसेंटिव्स के तौर पर दी जाएगी। और ऐसे करते 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 यहाँ पर आगे जो है वो जाने वाले हैं। ठीक है, मतलब इन केस ऑफ 15% प्लस ग्रोथ 15 डेज सैलरी। अब आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप 100% कर रहे हो तो सीधा 100 दिन की सैलरी, हाँ ऐसा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ओवरऑल। ठीक है, अब आपको पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आ गया कैसा है। तो अब हम आते हैं यूपीएससी लेवल की चीज पर, जो कि है इंडियन बैंक एसोसिएशन। ये फॉर्म किया गया 26 सितंबर 1946 को एज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है, ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, मतलब जो भी मैनेजमेंट होता है बैंकिंग का ये सब देखते हैं। और आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में इनकी तरफ से आ रहा था कि बैंक जो है वो ओपन रहेंगे, एम्प्लॉयज जो है उनको 50% रहेगा, फिर उसके बाद मतलब जो अटेंडेंस है 50% लगेगी, ये सारे जो अलग अलग आ रहे थे इनकी तरफ से आ रहे थे। नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम ये भी इंपॉर्टेंट है, वॉलंटरी डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। कॉन्ट्रीब्यूटरी है और वॉलंटरी है, मतलब किसी को अगर करना हो तो कर सकता है, और कॉन्ट्रीब्यूटरी है मतलब यहाँ पर हम भी कुछ करेंगे और सरकार भी कुछ करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्कीम हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप ऑन एलएसी, एलएसी फिर से यहाँ पर एलएसी आ गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या डिफरेंस है? लाइन ऑफ कंट्रोल ये डिमार्केटेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एलएसी जो है डिमार्केटेड नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में, ये तो पूरा हमारा ही है, हमने अभी तक माना ही नहीं है। ठीक है, तो एलएसी हमें ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, यहाँ पर सारी प्रॉब्लम चल रही थी और ये प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, 3 एक्स्ट्रा आर्मी डिवीजन जो है वो मूव किए गए हैं, तो मतलब और खतरा टला नहीं है। अब चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस की यहाँ पर बात की गई है। देखिए यार, इस तरीके से सोल्जर्स को जाना पड़ता है, इस तरीके की सिचुएशन में वहाँ पर रहना पड़ता है और इस तरीके की सिचुएशन में सर्व करना पड़ता है। अब देखिए विंटर, ऑलरेडी विंटर आ रहा है तो उसमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। मतलब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर जो है, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता है -20 डिग्री सेल्सियस। अब -20 डिग्री सेल्सियस आप सोचिए कि प्रॉब्लम्स जो है कितने ज़्यादा होंगे। मतलब यहाँ पर 3 एलिमेंट से लड़ना पड़ता है ऐसा बोला जा रहा है। एक तो एनिमी है, मतलब जो चाइना है उससे लड़ा जा रहा है, उसी के साथ जो वेदर है, इतना इतना हार्श वेदर, इतना हार्श टेम्परेचर है, और खुद की हेल्थ भी तो साथ देनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ों से लड़ना पड़ रहा है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है।
अब कॉस्ट कितनी होती है, देखिए कॉस्ट जानकर आपको हैरानी हो जाएगी। कॉस्ट देखिए कितनी होती है यहाँ पर ट्रूप्स जो उनको रखने के लिए, आपको लगेगा यार इससे बेटर तो ये है कि कोई कंट्री जो है वो लड़े ही ना। मतलब अगर किसी कंट्री को इतना खर्चा करना पड़ रहा है तो फिर कोई कंट्री लड़े ही ना, सब अपने अपने बारे में देखिए, अपने अपने हिसाब से देखिए और सब साथ में कोलैबोरेटिव तौर पर चले, है ना। मेरे को इसीलिए तो अंबानी जो है, अंबानी अगर आप देखो तो यही चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है यार उसकी। मतलब ठीक है देश, मतलब कंपैरिजन जो है, आप कुछ लोग बोलोगे कंपैरिजन जो है ये तो एकदम फालतू कर रहा है ये, लेकिन एक एक छोटे लेवल पर मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ कि कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा कंपटीशन जो है, कंपटीशन आपको नीचे डालेगी, लेकिन जो कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है, वो आपको ऊपर लेकर जाएगा। तो ये क्या करता है अंबानी, ये कंपटीशन ही खत्म कर देता है कि मतलब अच्छा गूगल वाला ही कर सकता है कि गूगल वाले को खत्म कर दो, साथ में ले लो और बोलो उसको साथ में हम ये चीज़ बनाते हैं और बड़ी चीज़ बनाते हैं, जैसे कि तू भी पैसा कमाए मैं भी पैसा कमाऊँ। पांचवें लेवल पर आ गया यार, पांचवा लेवल, समझ रहे हो, फिफ्थ फिफ्थ रिचेस्ट इंडियन, मतलब फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मजाक की बात नहीं है। सोचो कितना पैसा है, सोचो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिंदगी में, ठीक है। कोऑपरेशन से करना चाहिए, कंपटीशन हमेशा आपको नीचे लेकर आएगी, इसलिए कोलैबोरेशन कोऑपरेशन के साथ काम करना यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 10 लाख इतना खर्चा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसलिए इससे भी ज्यादा हो सकता है, ऐसा ही बोला जा रहा है। अब यहाँ पर सप्लाई अगर हम देखें, जो ट्रांसपोर्टेशन है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एरियल ट्रूप्स, तो ये दो ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम, मतलब जो चीजें खाने की चीजें तो उनको लगेगी, तो वो वहां पर पहुंचाना ये भी बहुत बड़ी रिस्क होती है, बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर हम एयरक्राफ्ट देखें तो यूजुअली 200 से 250 टन और डे जो है ये कैरी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है। तो रोहतंग पास, जोजिला पास, आप देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपको एग्जाम में जो पास है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके पढ़ना है। अब यहाँ पर ट्रक जो है वो रीच हो जाते हैं ले पर, तो क्या होता है, तो ट्रक जब रीच हो जाते हैं तो ट्रांजिट शेल्टर जो है वो बिल्ड करते हैं क्रू के लिए, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सामान है फिर उस तरीके से उनको ले जाना पड़ता है। मतलब आप देखिए 10-10 किलोमीटर जो है, अराउंड 10-10 किलोमीटर उनको चलना पड़ता है। हम नॉर्मली नहीं चल पाते हैं, उनको इतना सामान लेकर चलना पड़ता है। तो बहुत ही हार्श कंडीशन, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन जो है उसमें उनको रहना पड़ता है। और यही तो हमने देखा है ना, जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट बताया था, देखिए कैसे लिंक करना पड़ता है। फंडामेंटल राइट बताया था, वो कौन सा आर्टिकल है आप मुझे बता सकते हो जिसमें हमने देखा है कि जो आर्टिकल है, ठीक है, 30s में ही है, 30 से लेकर 35 के बीच में है, तो आप आर्टिकल मुझे बताइए जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सरकार चाहे तो ये जो मिलिट्री फोर्सेस है उन पर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसलिए तो यहाँ पर कोई सोल्जर ये बोल रहे हैं क्या कि हमारा आर्टिकल 21 जो है वॉलेट हो रहा है, मतलब हमको इतनी हार्श कंडीशन में रख रहे हैं, हमारी जिंदगी दाव पर लगी हुई है, हमारा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, हमको भी जीने का अधिकार है, डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, क्या बात कर रहे हो यार तुम, ऐसे कोई बोल रहा है कि नहीं, सरकार ये कर सकती है, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप मुझे बताइए। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए एडिशनल कॉस्ट जो है टाइम की, व्हाट विल बी द एडिशनल कॉस्ट, काफी एडिशनल कॉस्ट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए नए ट्रूप जो यहाँ पर विंटर में आ रहे हैं, मे नॉट बी डबल एवरीथिंग बट क्लोज टू 3 लाख टन ऑफ एसेंशियल्स, ये अब जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर सोचिए कि कितना ज्यादा पैसा जो है यहाँ पर जा सकता है, तो बहुत पैसा, उसी के साथ लोगों की जान जो है वो दाव पर लग रही है, हमारे लिए हमारी जान प्रोटेक्टेड रहे इसलिए। तो आप सोचिए कि हमें कैसे रहना चाहिए। अब यहाँ पर कौन कौन से इक्विपमेंट जो है सोल्जर्स को रिक्वायर्ड होते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए हाई एल्टीट्यूड के लिए आर्मी जो है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट लगते हैं खुद को गर्म रखने के लिए, ठीक है, और हेल्थ इश्यूज जो है उससे बचने के लिए। आप देखिए बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी निकल कर आए हैं जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के, जहाँ पर अंडा जो है, अंडा उसको तोड़ा नहीं जा रहा है, अंडा फूट नहीं रहा है, तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है दृश्य। तो कैसे खाएंगे वो, कैसे होगा सब कुछ, आप सोच के देखिए सिर्फ क्या हो रहा है। तो मतलब कितने एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती होगी, है ना। एनीथिंग अबव 14,000 फीट इज कंसिडर्ड सुपर हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें चेंज हो जाती है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे मैच द पेयर में पूछे जा सकते हैं, ये कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी चीजें सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियर इक्विपमेंट जो है इसकी यहाँ पर जरूरत पड़ती है, प्रोविजंस करके देना पड़ता है। अब यहाँ पर बाकी भी चैलेंजेस है, जैसे कि नए शेल्टर्स यहाँ पर बनाना, है ना, हीट प्रूफ शेल्टर जो है वो उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। आप देखिए मतलब सही में नहीं मन करेगा क्या सैल्यूट करने का, अपने आप सैल्यूट करने का मन करता है। कौन सी हार्श कंडीशन में रहते हैं और रह रहे हैं, सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो ये कमाल की चीज़ है। नहीं तो सीधा नीचे उतर के आ सकते हैं, हमको क्या जरूरत है यार करने की, है ना। तो इसलिए फालतू चीज़ों पर लड़ने के,
फालतू चीज़ों पर आर्ग्यूमेंट करने के, फालतू की चीज़ों को क्रिटिसाइज करने के। हमें यहाँ पर एकजुट होकर समर्थन करना चाहिए, एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए। फालतू का हम किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, क्या मतलब है ना? सुशांत सिंह का देख लीजिए, सुशांत सिंह ने सुसाइड किया, बहुत सारा नेपोटिज्म 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 आ गया और यही बोला जा रहा कि उसको क्रिटिसाइज किया गया, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। उसको बुरा भला बोला जा रहा है, उस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। उसको यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, है ना? अब यहाँ पर वही लोग जो ये बोल रहे हैं कि उसको क्रिटिसाइज करना गलत था, बाकी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो फिर हो क्या रहा है? सेम ही चीज हो रही है ना? और ये नेपोटिज्म पे मैं जो अलग चैनल है, दूसरा चैनल जो अभी किया है मैंने टेलीग्राम पर, उसकी लिंक शेयर की थी, मयूर मोगरे पर्सनल नाम से, उस पर मैं नेपोटिज्म पर आऊंगा, नेपोटिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा। वहां पर तो पढ़ाई से मैं नॉर्मल अपनी जो पर्सनल चीजें हैं वो शेयर करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं उसमें नेपोटिज्म जो चीज़ है ना, इसके रिगार्डिंग शेयर करूंगा काफ़ी, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहा हूँ, मैंने उस इंडस्ट्री में काम किया है, इसलिए मुझे पता है उस इंडस्ट्री के बारे में, तो उसके बारे में बोलूँगा। तो मिलते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोरोना जो है वो हेयर पिन शेप में कैसे चेंज होता है। ये भी खतरनाक है। लास्ट वाला आर्टिकल है, नींद आ रही है क्या? चैन से सोना है तो जाग जाओ, सुबह सुबह का टाइम है, सोने का नहीं, ठीक है? बुलाती है मगर नींद, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है? वहाँ नींद है, जाने का नहीं। तो यहाँ पर कोरोना जो है, कोरोना वायरस कैसे हेयर पिन शेप में चेंज होता है। अभी कोरोना वायरस देखोगे आप, इस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्राउन शेप में। क्राउन इसलिए इसे कहा जाता है कोरोना, क्राउन शेप में होता है, फिर कोरोना शेप में इसलिए कहा जाता है कोरोना वायरस, है ना? लेकिन अब ये समझा जा रहा है कि जब ये अटैच होता है ना, अटैच किसको होता है? अटैच हो जाता है इटसेल्फ टू ह्यूमन एंजाइम, जिसे हम ACE2 रिसेप्टर कहते हैं। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है पहले। तो जब इसको अटैच हो जाता है तब फिर वो यहाँ पर क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, खुद को मल्टीप्लाई करता है, और फिर उसका शेप चेंज हो जाता है, एकदम ही निडल शेप में आ जाता है, ठीक है? तो इससे क्या इंपैक्ट होता है? देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर नई टेक्निक जो है क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इससे पता चला है कि यहाँ पर जो शेप है कोरोना वायरस का, बिफोर एंड आफ्टर हमें देखने को मिलता है। मतलब ये इसमें बिफोर एंड आफ्टर आ गया, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो बिफोर एंड आफ्टर देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर आप देखोगे शेप जो है वो हमें अलग देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर ड्रामेटिक चेंज हो जाता है टू द हेयर पिन शेप, ठीक है? इस शेप में चेंज हो जाता है, ओके? और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए तो इसके वजह से क्या होता है। अब हेयर पिन शेप तो हो रहा है, ठीक है, हमने देख लिया, किसी ने आपको बोल दिया आके, मतलब मैं नहीं बोला आके अभी, कि जो कोरोना, तुमको पता है क्या, कोरोना वायरस जो है ना, उसका एक क्राउन शेप ऐसा ऐसा नजर आता है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसा शेप नजर आता है, लेकिन जब ये अटैच हो जाता है ना, उसके बाद ये सीधा ऐसा ऐसा हो जाता है। तो तुम बोलोगे ठीक है, फिर क्या करना है, क्या हो रहा है इससे? ये भी तो पता चलना जरूरी है ना कि इससे क्या हो रहा है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर जो अल्टरनेटिव शेप है ये इसको ब्रेकिंग डाउन से बचाता है। मतलब कि आप ऐसा बोलो फिर क्या, क्या है फिर ऐसे ऐसे होता है तो क्या? फिर मैं अगर आपको बोलूँ कि इसके वजह से अब वो और ज्यादा रहेगा अपनी जिंदगी में, फिर आप बोलो क्या बात कर रहे हो, है ना, क्या बात कर रहे हो? ये हो रहा है कि ब्रेकिंग डाउन से बच जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये वायबल रहेगा और वेरियस सर्फेसेस पर ज्यादा टाइम तक रह सकता है कोरोना, इसके वजह से। मोर सिग्निफिकेंटली रिसर्चर जो उन्होंने ये भी किया है कि ये जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम उसको भी खतरे में डाल देता है। मतलब हम जो यहाँ पर सोच रहे हैं ना, जो अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं, है ना, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज क्रिएट हो गए, इसका मतलब है कि हमारा शरीर इम्यून हो गया। मतलब अब अगर फिर से कोरोना वायरस मेरे शरीर में आता है तो मेरे शरीर को इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा शरीर इम्यून है। हाँ, मेरे को कोरोना हो चुका है, मेरा शरीर इम्यून है, अब कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। यही स्पाइक की वजह से, नीडल लाइक स्पाइक की वजह से क्या हो रहा है कि वो हमारी इम्यून सिस्टम को भी तोड़कर फिर से अफेक्ट कर सकता है। अब आप बोलोगे कि हाँ, अब की पते वाली बात, अब लग रहा है कि कुछ यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर इम्यून सिस्टम आप देखिए, तो एंटीबॉडी जो क्रिएट होते हैं, एंटीबॉडी जो इंड्यूस किए जाते हैं हमारे शरीर में, मतलब ये तो वैक्सीन पर भी खतरा है ना यार। वैक्सीन के जरिए बेसिकली किया क्या जा रहा है, इम्यून सिस्टम डेवलप की जा रही है ना, एंटीबॉडी जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं, या फिर अलग भी चीजें होती है, लेकिन एक बेसिक ये भी होता है कि एंटीबॉडी डाले जा रहे हैं। अगर आप देखो प्लाज्मा थेरेपी जो की जा रही है, प्लाज्मा बैंक जो क्रिएट किया जा रहा है, एंटीबॉडी जो है वो इंसर्ट करने की बात की जा रही है। तो अब ऐसे सिनारियो में आप देखिए, जो एंटीबॉडीज अगर आए भी तो भी वो न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं वायरस को। तो इससे क्या होगा, इससे वायरस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वायरस तो हंसेगा जैसे वो होता है मच्छर नहीं होते, मच्छर जैसे हमने मॉस्किटो का जो लगा दिया, अगर कॉइल लगा दिया या फिर मॉस्किटो का गुड नाइट वाला लगा दिया, है ना, तो उसी के ऊपर जाकर बैठते हैं और हमको चिढ़ाते हैं तुमने ये लगाया मेरे को भगाने के लिए एक बार तो डेंगू करूंगा ही, एक बार तो मलेरिया करूंगा ही। तो ये ऐसे ही ये कोरोना हंसेगा एंटीबॉडीज डाल रहे हो शरीर में, डालो डालो, मेरे पास स्पाइक है।
तो ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इम्यून सिस्टम को भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो दो फॉर्म है ये सिमिलरिटी शेयर करते हैं, हाँ दोनों जो है बिफोर एंड आफ्टर ये कुछ सिमिलरिटी शेयर करते हैं। वो क्या है, फॉर्म हैव शुगर मॉलिक्यूल्स जिसे ग्लाइकेन्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये ग्लाइकेन जो है अनदर फीचर है जो कि वायरस को इम्यून डिटेक्शन से अवॉइड करता है। तो मतलब इम्यून सिस्टम जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तो बोला जा रहा है ना कि कितनी इम्यूनिटी हमें मिल रही है कोरोना वायरस से, ये भी कुछ फिक्स नहीं है। मतलब हम नहीं बता सकते हैं कि हमारा शरीर जो है अगर वो इम्यून हो रहा है कोरोना वायरस से, हम अगर रिकवर्ड हो गए हैं तो कितना इम्यून रहेगा ये भी नहीं बता सकते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। लास्ट यहाँ पर आ रहा है नो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन प्लान येट। मतलब बेसिकली अभी एकदम ही फास्ट में आपको बताता हूँ क्या किया जा रहा है कि जो मोनेटाइजेशन होता है वो प्लान अभी तक नहीं आया है। मतलब कोई भी जो इंडस्ट्री है, जो भी एमएसएमईज हो, जो भी बैंक्स हो, उनको सीधा हम यहाँ पर ये कर दे, मोनेटाइज कर दे कि लो भैया पैसे ले लो, जी लो अपनी जिंदगी, जाओ जा सिमरन जा, जी लो अपनी जिंदगी। ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। मोनेटाइजेशन क्या है, मोनेटाइजेशन सिंपली मतलब होता है कि आरबीआई जो डायरेक्टली फंड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिसिट को। मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को डेफिसिट हो रहा है, ठीक है। जो भी डेफिसिट हो रहा है मतलब क्या है, सरकार के पास कुछ पैसा आ रहा है, सरकार कुछ पैसा खर्च कर रही है, सरकार में 500 आ रहा है, 1000 खर्च कर रही है, तो 500 रुपए का डेफिसिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डेफिसिट है इसे अगर फंडिंग करती है आरबीआई, आरबीआई बोलती है लो मुन्ना लो मेरे तरफ से पैसा ले लो, तो वो होता है मोनेटाइजेशन। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 1997 तक देखा जाए तो सरकार जो है सिक्योरिटी जो सिक्योरिटीज है वो बेचती थी, उसी ट्रेजरी बिल जो है डायरेक्टली आरबीआई जो है वो रखता था और जिसके थ्रू यहाँ पर पैसा प्रिंट करके दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर ये नहीं किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए तो बेसिकली सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स देने की कोशिश है। वही जो बैंक वालों ने किया है वही यहाँ पर सरकार करने की कोशिश कर रही है कि भैया प्रोडक्शन तुम अच्छा करो, तुमको हम इंसेंटिव्स देंगे। तो प्रोडक्शन पर डिपेंड रहेगा, तुमको हमारी तरफ से इंसेंटिव मिलेगा नहीं, पैसा मिलेगा कि नहीं, ठीक है। ये एक चीज हो रही है। दूसरा यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है वो करने की कोशिश की जा रही है कि मतलब सरकार क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन। मतलब अगर सरकार के किसी भी एक इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्रीज में 100 करोड़ रुपीज जो है उसकी इंडस्ट्री है, ठीक है। अब इसमें से 51 करोड़ जो है वो सरकार के हैं, बाकी 49 करोड़ जो है अलग अलग लोग हैं। तो इस पे ओनरशिप किसकी रहेगी, बट ऑब्वियस सरकार की रहेगी क्योंकि 51% शेयर है ना उनके। अब यहाँ पर सरकार क्या करेगी, सरकार ये शेयर बेच देगी, ठीक है। सरकार इसमें से समझ लीजिए कि 51 करोड़ के शेयर है उनके पास, तो यहाँ पर वो अपने पास के पूरे 51 करोड़ के शेयर बेच देगी। मतलब सरकार को 51 करोड़ मिलेंगे और जिसने भी खरीदा, अपना मोटा भाई खरीद सकते हैं, तो वो अगर 51 करोड़ सरकार को दे देंगे और वो शेयर ले लेंगे अपने पास, है ना। तो ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। तो सरकार प्राइवेटाइजेशन का भी सोच रही है ना। एयरपोर्ट्स बोलिए जिसमें अमृतसर, इंदौर, रांची ये सब भी शामिल है। तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था, इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया था वेल्थ क्रिएशन जरूरी है। वेल्थ क्रिएट करना है तो सरकार को मार्केट ओपन करना पड़ेगा, प्राइवेट लोगों को एंटर करने देना पड़ेगा, बिजनेस को फ्री रखना पड़ेगा। तो यही सरकार यहाँ पर कर रही है, बेच रही है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब है मम्मलपुरम तमिलनाडु में। तो यहाँ पर हमें वो देखने को मिलता है जहाँ पर 7 पगोडास देखने को मिलते हैं मम्मलपुरम तमिलनाडु में। इससे रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, जरूर लिखी होगी, ठीक है। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए। एमएम एकेडमी आपको डाउनलोड भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।